हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का जेएलओ पेपर 2 2019 का जो एक्सप्लेनेशन है उसका 13वां दिन है। इससे पहले 120 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दे चुके हैं। आज 121वें प्रश्न से शुरू करेंगे और 130 तक चलेंगे। पहला प्रश्न 121 नंबर का हम लोगों के सामने है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 संबंधित है। पूछा गया है कि धारा 437 सीआरपीसी की किससे संबंधित है। जमानती अपराध के मामलों में जमानत से, या जमानती अपराध के मामलों में जमानत से, या अग्रिम जमानत से, या शमनीय अपराध के मामले में जमानत से। जो जमानती पहला ऑप्शन जमानती अपराध के मामले में जमानत से संबंधित धारा 436 है। अजमानती मामलों में जमानत से संबंधित 437 है। कहने का मतलब है 121 का ऑप्शन नंबर 2 सही है और अग्रिम जमानत से संबंधित धारा 438 है। फिर दूसरे ऑप्शन पर आ जाइए आप। दूसरा प्रश्न जो हम लोगों का है 122 नंबर का, इसमें पूछा गया है 122वें प्रश्न में कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन समन की तामील कौन कर सकता है। तो समन की तामील पुलिस अधिकारी भी कर सकता है, न्यायालय का अधिकारी भी कर सकता है, कोई लोक सेवक भी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इनमें से कोई भी, मतलब सारे लोग कर सकते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी। जैसा कि हम बता चुके हैं, सारे जो आंसर हम सॉल्व कराते हैं आपको, इसका यहाँ पर एक हैंड रिटन नोट्स PDF का हम देते हैं आपको। जैसे 122वें प्रश्न में हमने बता दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 62 के अनुसार सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी, न्यायालय का अधिकारी या अन्य किसी लोक सेवक द्वारा की जा सकती है। इस तरह से हम जहाँ पर धाराएं ज़रूरी हैं, धाराएं नहीं पूछी गई हैं, वहाँ पर धाराएं भी लिख देते हैं शॉर्ट नोट में। तो होगा क्या, जैसे अभी सम्मन के बारे में पूछ लिया गया, अगली बार पूछा जा सकता है कि सम्मन की तामील किस धारा के अनुसार होती है CRPC में, तो आप बता देंगे धारा 62 के अनुसार। इस तरह से सारा मैटर आपको यहाँ पर PDF में मिल जाएगा। सारे आंसर जो हम आपके सामने बोल रहे हैं वो रिटन रूप में आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें और अच्छे से तैयारी करें और सारे ज़रूरतमंद लोगों को ये मैटर सेंड कर दें, जिससे आप लोगों का क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। इससे पहले हम कंप्लीट सिलेबस JLO का पढ़ा चुके हैं। बार बार बता रहे हैं कि JLO की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया वहाँ पर, और पूरा हमने PDF भी अटैच कर दिए। उसके अलावा YouTube को जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारा मैटर आपको लाइन से लगा हुआ मिल जाएगा। JLO का सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई असुविधा होगी तो आप हमसे नंबर पर संपर्क कर लेंगे। 123वें प्रश्न पर आ जाइए। पूछा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 17 लोक अधिकारी को परिभाषित करती है, जिसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन सम्मिलित हैं लोक अधिकारी में? तो सरकारी सेवक, सेना का कमीशन ऑफिसर, प्रत्येक न्यायाधीश, ये सभी लोग। कहने का मतलब है 123 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर 124वें प्रश्न में पूछा गया है कि लघुवाद न्यायालय किस न्यायालय के अधीनस्थ होता है। तो लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय दोनों के अधीनस्थ होता है। कहने का मतलब है 124 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 125वें प्रश्न में पूछा गया आपसे कि ये बताइए अंतःकालीन लाभ का दावा किया जा सकता है। तो अंतःकालीन लाभ का दावा कहाँ पर किस संपत्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, किस संपत्ति में किया जा सकता है। पूछा गया है आपसे कि केवल चल संपत्ति के संबंध में, केवल स्थावर संपत्ति के संबंध में, चल एवं अचल दोनों के संबंध में। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें ध्यान से कि अंतःकालीन लाभ का दावा केवल और केवल आप क्या करेंगे, स्थावर संपत्ति के संबंध में कर सकते हैं। चल संपत्ति के संबंध में अंतःकालीन लाभ का दावा नहीं किया जा सकता। फिर 126वें प्रश्न में पूछा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वाद पोषणीय नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इन हर जगहों पर धारा 9 लागू होगी CPC की, जबकि पूर्णतः धार्मिक अधिकार पर आधारित वाद, इस वाद पर, जो कि वो सारे वाद जो पूर्णतः धार्मिक अधिकार पर आधारित हों, ऐसे वादों पर CPC की धारा 9 लागू नहीं होती है। कहने का मतलब है 126 का ऑप्शन नंबर 4 सही है और 125 का ऑप्शन नंबर 2 सही था। 126 में कहने का मतलब ये हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि पूर्णतः धार्मिक अधिकार पर आधारित वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अंतर्गत पोषणीय नहीं है।
फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 127 पर। 127वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आदेश डिक्री नहीं है। तो डिक्री कहाँ पर नहीं है, देख लें ऑप्शंस को। प्रत्याक्षेप खारिज करने का आदेश बिल्कुल डिक्री है। वाद के उपशमन का आदेश बिल्कुल डिक्री है। वाद पत्र नामंजूर करने का आदेश भी डिक्री माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका 127 का, कि कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जो होता है वो डिक्री के अंतर्गत नहीं आता, डिक्री नहीं माना जाएगा। फिर 128वें प्रश्न पर आ जाइए। पूछा गया है कि हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। उक्त प्रावधान संबंधित है, किससे संबंधित है ये प्रावधान, की प्रत्येक वाद निम्नतम श्रेणी में संस्थित किया जाना चाहिए। तो धन संबंधी क्षेत्राधिकार से, कहने का मतलब से है 128वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, कि धन संबंधी क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान में कहा जाता है कि वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 128 का। 127 का हम बता चुके हैं कि ऑप्शन संख्या 4 सही थी। फिर 129वें प्रश्न पर आ जाइए। आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को निहित नहीं है। तो ध्यान से देखें, पहले ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि वाद को उसके सामने विचारण के लिए लंबित है। अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को अंतरित करने की शक्ति बिल्कुल है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को मामले को अंतरित कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले को अपने पास बुला सकता है, मंगा सकता है। किसी ऐसे बात को जो उसके सामने विचारणीय लंबित है उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में अंतरित करने की शक्ति, ये शक्ति नहीं है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 सही है 129वें प्रश्न का, कि उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, सारे काम कर सकता है, चाहे मामले को अपने अधीनस्थ मामले कोर्ट को अंतरित करना हो, या उससे मंगाना हो, या उसका विचारण करना हो, या उसकी शक्तियों पर कोई भी अंतरित करने की शक्ति पर कोई अंकुश लगाना हो, ये सारे काम कर सकता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये सारे काम उच्च न्यायालय कर सकता है। जबकि किसी वाद को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय अंतरित कर सकता है, उच्च न्यायालय नहीं कर सकता। कहने का मतलब है अगर एक मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित करना है तो ये शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है, जबकि ये शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 129 की। आखिरी प्रश्न हम लोगों के सामने आ गया। पूछा गया है डैश खाली जगह है में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में के न्यायालय को प्रवृत्त नहीं करता। पूछा ये गया है कि कहीं पर कोई वाद लंबित है, पूछा गया ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वाद लंबित हो और उसी वाद हेतु के आधार पर किसी वाद का विचारण भारत में किया जा सकता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरेंगे विदेशी न्यायालय। 130 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। कहने का मतलब है कि अगर विदेशी न्यायालय में कोई वाद लंबित है तो उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण भारत के किसी न्यायालय में किया जा सकता है। इस पर कोई निर्बंधन नहीं है, किस पे कोई आपत्ति नहीं है, इस पर कोई रुकावट नहीं है। अब यहाँ से के बाद से 131वां प्रश्न आपको अगले टर्न पर मिलेगा, PDF भी मिलेगा। इस तरह से ये हमने 10 प्रश्न आपके 10 मिनट के अंदर अंदर करा दिए। ये सारे प्रश्न जो हमने आपको कराए हैं इन सब के यहाँ पर जैसा कि हम बता चुके हैं, ये हैंड रिटेन नोट्स के फॉर्म में आपको मैटर मिल जाएगा। ये 1 लाइनर टाइप के प्रश्नों के उत्तर बना के दे दिए हमने। इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा CRPC और CPC का। और चूँकि इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के 2013-14 वाला और 2019 वाला पेपर करा चुके हैं और पूरा सिलेबस JLO से संबंधित जो है जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, CPC, CRPC, एविडेंस हो, वो सारे सिलेबस हम पूरा दे चुके हैं। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो सारे सब्जेक्ट आपको लाइन से लगे हुए मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। JLO स्पेशल करके JLO 2023 करके हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सारा मैटर मिल जाएगा। इसीलिए ये सारे ज़रूरतमंद लोगों को आप मैटर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।